हेलो एवरीवन। आज एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और मैं अमर जी। और आज आप मेरे साथ जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड्स। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड्स, जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में। तो एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखते रहिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड्स के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड्स के बारे में। तो जैसा कि आप पढ़ने वाले हैं जीव जगत का वर्गीकरण, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस जीव जगत के बारे में आप पढ़ने वाले हैं अर्थात जिसका वर्गीकरण करने वाले हैं वह जगत है क्या, अर्थात आप किसके बारे में वर्गीकरण करने वाले हैं। तो जैसा कि लिखा गया है आप देख भी पा रहे होंगे, जीव जगत का वर्गीकरण यानी ऐसा जगत अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पर जीव निवास करते हैं। अब बात आती है जीव क्या है, अर्थात जिसमें जीवन पाया जाता हो, जिसका जन्म हो मृत्यु हो और इस जन्म और मृत्यु के बीच उसकी जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वह कंप्लीट हो, उसमें वृद्धि हो, विकास हो। तो ऐसे जितने भी जीव मौजूद हैं उन्हीं का वर्गीकरण आज हम करने वाले हैं। कि आज आप जानते हैं कि किसी भी जीव को आप देख करके आसानी से पहचान सकते हैं, उसका नाम क्या है आप बता सकते हैं। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु एक साथ निवास करते थे जिनको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता था। अध्ययन में भी बहुत असुविधा होती थी, जिसको देखते हुए वैज्ञानिकों के द्वारा जीवों को अलग अलग समूहों में व्यवस्थित किया गया। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं, जिसके बारे में आज आप कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए लास्ट तक। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या, जीवधारियों का वर्गीकरण यानी जीव जगत का वर्गीकरण। तो मैंने आपको बताया जीव जगत है क्या, अर्थात ऐसा क्षेत्र है जहां पर जीव निवास करते हो, आज उसी के बारे में हम वर्गीकरण जानने वाले हैं। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले या हम आपको बता दें कि जीव जगत के वर्गीकरण पढ़ने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अर्थात क्या जरूरत है वर्गीकरण करने की, क्या आवश्यकता पड़ी कि वर्गीकरण करना पड़ा, जीवधारियों को अलग अलग करना पड़ा। तो वर्गीकरण क्या, मैं आपको बता दूं कि वर्गीकरण किसी भी जीवधारी को उनके रंग रूप आकार स्वभाव रहन सहन आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। तो जीव को उनकी समानताओं तथा भिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्लासिफिकेशन का अध्ययन यानी वर्गीकरण का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसको हम वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो वर्गीकरण का अध्ययन हम किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जिसको हम टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। बात आती है टैक्सोनॉमी क्या है यानी वर्गीकरण विज्ञान क्या है। तो वर्गीकरण विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, उनके नाम तथा उनके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहते हैं, जिसको आप टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ठीक, कैरोलस लिनियस आपने नाम सुना होगा। तो कैरोलस लिनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं यानी वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही सबसे पहले जीवों को ऑफिशियल ढंग से वर्गीकृत किया गया था, अलग अलग समूहों में व्यवस्थित किया गया था। इसलिए हम कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक, तो आइए अब शुरू करते हैं कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी यानी नीड ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वह क्या है, वर्गीकरण की आवश्यकता यानी नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आइए हम जानते हैं कि क्या आवश्यकता पड़ी कि जीवों को अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करना पड़ा, वर्गीकृत करना पड़ा। जैसा कि आप जान सकते हैं
कि मैंने पहले भी बताया था कि जैसे ही मानव सभ्यता का आरंभ हुआ, मानव ने तब से ही जीवों को वर्गीकृत करना प्रारंभ किया है। कुछ जीव जो लाभदायक होते हैं तथा कुछ जीव जो हानिकारक होते हैं, उनकी पहचान के लिए निश्चित रूप से वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवों की लाखों किस्में पाई जाती हैं और सबका अध्ययन करना संभव नहीं है। तो पहली आवश्यकता हमको क्या पड़ी? अध्ययन की सुविधा के लिए। अगर किसी भी जीव को हमें बहुत अच्छे ढंग से जानना है, पहचानना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्गीकृत करना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे मान लीजिए एक कमरा हो, एक लाइब्रेरी हो, जिसमें बहुत सारी पुस्तकों को बिना किसी क्रम के रखा गया, और मैंने आपको कहा कि आप जाइए और लाइब्रेरी से बायोलॉजी की बुक लाइए, तो आप जाएंगे, लेकिन वहाँ पर क्या होगा? जैसे कि आप जाएंगे लाइब्रेरी के अंदर तो आप देखेंगे बहुत सारी पुस्तकों का भंडार लगा होगा। तो वहाँ आप क्या करेंगे? उस भंडार के बीच में जाएंगे, खोजेंगे और पता करेंगे कहाँ है बायोलॉजी की बुक। तो हो सकता है आपको मिले या ना मिले। फिर मैंने क्या किया, उन सारी बुकों को, जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं, बहुत व्यवस्थित ढंग से किताबें रखी गई होती हैं, उसको हमने क्या किया? उठा करके एक एक रो में व्यवस्थित कर दिया। और फिर आपको कहा जाए बुक लाने के लिए बायोलॉजी की, तो आप जाएंगे और बहुत आसान ढंग से किसी रो में बायोलॉजी की बुक को पा जाएंगे। तो ढेर को उठा करके हमने क्या कर दिया? एक जगह पर व्यवस्थित कर दिया। और यही क्या हमारा वर्गीकरण है। वैज्ञानिकों ने भी क्या किया? जीव जो बहुत सारे पृथ्वी पर मौजूद थे, उनको क्या किया? उनकी समानताओं के आधार पर, उनकी भिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित कर दिया। और इसी को आप क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। आवश्यकता क्यों पड़ी? अध्ययन की सुविधा के लिए। और आवश्यकता क्यों पड़ी? जो भी नई नई जातियां पृथ्वी पर मौजूद हैं, या जितनी भी जातियों के बारे में आप जान चुके हैं, और अभी बहुत सारी जातियां जो नहीं पता हैं, उनके सुविधा के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। यानी नई नई प्रजातियों की खोज के लिए भी वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से वर्गीकरण करना पड़ा, जिसको हम कहते हैं नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की आवश्यकता। अर्थात जिन किसी कारणवश भी वर्गीकरण किया गया है, वे सभी आवश्यकताएं हैं वर्गीकरण करने की। ठीक, तो समझ गए होंगे आप वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। सेकंड जो टॉपिक है वह है वर्गीकरण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आइए हम जानते हैं कि जीव को हम कितने ढंग से वर्गीकृत कर सकते हैं, अर्थात समूहों में बांट सकते हैं। तो जीव को हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, समूहों में बांट सकते हैं। तो वर्गीकरण के प्रकार में आपको बता दूं 3 टाइप्स के हैं। पहला है कृत्रिम वर्गीकरण, दूसरा है प्राकृतिक वर्गीकरण, तीसरा क्या है? जातिवृत्तीय वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के प्रकार कितने हैं? 3 टाइप्स हैं। पहला क्या है आपका? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। सेकेंड आपका क्या है? नेचुरल क्लासिफिकेशन है। एंड थर्ड आपका क्या है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। तो जीव को हम 3 तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, या तो कृत्रिम विधि से, या तो प्राकृतिक विधि से, या तो जातिवृत्तीय विधि से। ठीक, अब आप जिस अनुसार करेंगे उसी के आधार पर उसका वर्गीकरण होगा। तो ये हम जानते हैं तीनों वर्गीकरण के बारे में। तो तीनों वर्गीकरण कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले जिस वर्गीकरण के बारे में आपको बताने वाले हैं वो क्या है? कृत्रिम वर्गीकरण, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो आप ध्यान से सुनिए कि कृत्रिम वर्गीकरण या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में किया क्या जाता है कि जो आर्टिफिशियल या कृत्रिम वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है, उसमें हम क्या करते हैं? किसी भी जीव के 1, 2 या कई सारे लक्षण इकट्ठा कर लेते हैं, और उन्हीं लक्षणों के आधार पर हम क्या करते हैं? उनको अलग अलग समूहों में बांट देते हैं। इसमें क्या किया गया? सबसे पहले जो जिन लक्षणों पर विशेषकर जोर दिया गया था, उनमें था जीव के आवास के बारे में और उनके स्वभाव के बारे में। तो कृत्रिम वर्गीकरण में जिन लक्षणों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया वे थे उनके स्वभाव और उनके वासस्थान के बारे में।
तो स्वभाव अगर वासस्थान के बारे लक्षणों के आधार पर अगर आप जीव को बांटें तो स्वभाव मतलब उनका जो रहन सहन है, आवास मतलब वह जिस स्थान पर रहते हैं। तो इसके आधार पर क्या किया गया, कुछ जीव जो जल में रहते थे जलीय जंतु के नाम से जाने जाते थे, कुछ जीव जो स्थल पर रहते थे स्थलीय जंतु के नाम से जाने जाते थे, कुछ जीव जो उड़ते थे उड़ने वाले जंतुओं के नाम से जाने जाते थे। तो जो जहां पर रहता था, जिनका जो वासस्थान था, उसी के आधार पर उनको अलग अलग कर दिया गया। जल में रहने वाले, उड़ने वाले, दौड़ने वाले, चलने वाले, ऐसे बहुत सारे जीवों को वर्गीकृत किया गया। किसके आधार पर? कृत्रिम वर्गीकरण के आधार पर। तो कृत्रिम वर्गीकरण क्या है? जिसमें आप किसी जीव के एक, दो या कई सारे लक्षण लेकर के जीवों को अलग अलग समूहों में बांटें। तो एक, दो या एक से अधिक लक्षणों के आधार पर जीवों को वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को हम कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं, जिसमें उनके विशेषकर वासस्थान एवं स्वभाव को लिया जाता है और वासस्थान एवं स्वभाव के आधार पर ही उनको चलने वाले, उड़ने वाले, दौड़ने वाले, रेंगने वाले जंतुओं के आधार पर विभाजित किया जाता है। सेकंड आपका जो है प्राकृतिक वर्गीकरण, नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जीव के विशेषकर उसकी शारीरिक संरचना एवं उसके आकृति आकार पर विशेष जोर देते हैं। ठीक, तो किसी भी जीव के मार्फोलॉजी और एनाटॉमी यानी उसकी शारीरिकी और उसकी आकारिकी के आधार पर अगर जीवों को वर्गीकृत किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, किसी जीव के एक या बहुत सारे लक्षणों को लेते हैं और जीव को वर्गीकृत करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, हम जिस लक्षण को विशेष जोर देते हैं उसमें होता है उसका एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे किसी पौधे का जड़, तना, पत्ती, पुष्प आदि के आधार पर आप अलग अलग समूहों में व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक, तो जहां भी जिस जीव को भी व्यवस्थित करेंगे उस पर विशेष जोर किस पे देंगे, उसके एनाटॉमी पर, उसके मॉर्फोलॉजी पर। तीसरा जो वर्गीकरण उसको आप कहते हैं जातिवृत्तीय वर्गीकरण, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, किसी जीव के आनुवंशिक लक्षणों पर विशेष जोर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जातिवृत्ति में इसमें विशेषकर किसी जीव के जाति विशेष, जैसे आप जानते हैं कोई भी जीव धीरे धीरे वृद्धि करता है, विकास करता है, बढ़ता है, अपने जनक के समान होता है, लेकिन उसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो जनक से भिन्न होते हैं। तो जातिवृत्ति विकास के इतिहास के आधार पर अगर आप जीव को वर्गीकृत करें, अलग अलग समूहों में बांटें, तो उसको आप क्या कहते हैं, जातिवृत्तीय वर्गीकरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो जातिवृत्तीय वर्गीकरण हम क्या करते हैं, जीव के आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर उसको अलग अलग समूहों में विभक्त करते हैं। तो ये तीन वर्गीकरण के प्रकार हैं जिसके आधार पर आप जीवों को अलग अलग बांट सकते हैं। तो पहला है कृत्रिम, प्राकृतिक और जातिवृत्तीय वर्गीकरण, यानी आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर आप जीवों को अलग अलग सिस्टम में बांट सकते हैं। ठीक, कृत्रिम की अगर आप बात करें, फिर से जान लीजिए, कृत्रिम में क्या करते हैं, किसी जीव के स्वभाव एवं वासस्थान के आधार पर उसको बांटते हैं। प्राकृतिक में क्या करते हैं, जीव के शारीरिकी एवं आकारिकी के आधार पर, यानी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के आधार पर बांटते हैं। जातिवृत्ति में हम क्या करते हैं, किसी जीव के आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर बांटते हैं, पूर्वजों के विकास के आधार पर बांटते हैं। तो बांटने के तीन प्रकार हैं, अर्थात तो वर्गीकरण करने के जो तीन आधार हैं वह क्या है, कृत्रिम, प्राकृतिक और जातिवृत्तीय वर्गीकरण। ठीक, तो आइए अब हम देखते हैं कि इन आधार पर जीवों को कैसे किन किन जगतों में विभाजित किया गया। तो सबसे पहले जीवों को बांटने की जो प्रक्रिया है, वर्गीकरण करने का जो प्रोसेस है, वह है द्विजगत वर्गीकरण पद्धति। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस, जिसको आप फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, वर्गीकरण विज्ञान का जनक बोलते हैं। तो कैरोलस लिनियस ने 1758 ईस्वी में संपूर्ण जीव जगत को
यानी पृथ्वी पर जितने जीव मौजूद थे उन सबको केवल दो जगत में विभाजित कर दिया, जिसको आप द्विजगत वर्गीकरण पद्धति के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु मौजूद थे उन सबको दो जगत में विभाजित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कैरलोस लिनियस, जिन्होंने 1758 ईस्वी में संपूर्ण जीव जगत को दो जगतों में विभाजित कर दिया और उसका नाम क्या रखा? पहला जो जगत था उसका नाम है किंगडम प्लांटी एंड दूसरा जो जगत है उसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। ठीक, तो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया यह दो जगत किसने विभाजित किया? कैरोलस लिनियस ने। इसीलिए इस पद्धति को हम द्विजगत वर्गीकरण पद्धति के नाम से भी जानते हैं, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने प्रोवाइड किया? कैरोलस लिनियस ने। कब? 1758 ईस्वी में। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं द्विजगत वर्गीकरण पद्धति टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय कैरोलस लिनियस इन 1758। और कौन कौन से वो जगत थे जिसको कैरोलस लिनियस ने विभाजित किया? वे थे फर्स्ट किंगडम प्लांटी एंड सेकंड किंगडम एनिमेलिया। इसके बाद क्या हुआ? लगभग 19वीं सदी आते आते कुछ ऐसे जीवों की खोज हुई जो ना तो पौधे से मिलते थे और ना ही जंतु से। उनके कैरेक्टर्स जो थे वह पौधे एवं जंतु से भिन्न थे। अब जब कैरेक्टर्स तीसरा मिल गया कि ना तो पौधे में मौज करता था और ना ही जंतुओं में, किंगडम प्लांटी में आप पौधों का अध्ययन करते हैं, किंगडम एनिमेलिया में आप जंतुओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन 19वीं सदी में कुछ ऐसे जीवों की खोज हुई जो ना तो पौधे से मिलते थे और ना ही जंतुओं से। तो इसके लिए क्या किया गया? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था E.H. हैकल। उन्होंने क्या किया? 1886 में उस तीसरे जीव के लिए जो ना तो पौधे से मैच करता था और ना ही जंतुओं से, तो उस तीसरे जीव के लिए E.H. हैकल ने क्या किया? 1886 में एक तीसरे जगत का निर्माण किया और इस तरह से कुल जगत कितने हो गए? 3। तो इस तरह से इस पद्धति का नाम क्या रखा गया? 3 जगत वर्गीकरण पद्धति यानी थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो द्विजगत के बाद कितना जगत आया? कई जगत वर्गीकरण पद्धति? 3 जगत वर्गीकरण पद्धति। सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम किसने प्रोवाइड किया? बाय कैरोलस लिनियस इन 1758। इसके बाद क्या हुआ? 2 की बजाय 3 जगत वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत हुई और 3 जगत वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है E. हैकल। उन्होंने 1886 में क्या किया? एक तीसरा जीव जो मिला था जो ना तो पौधे से मिलता था और ना ही जंतु से, उसके लिए उन्होंने तीसरे जगत का निर्माण किया जिसको हम किंगडम प्रोटिस्टा के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास 2 जगत ऑलरेडी थे, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। अब हमारे पास कितने जगत हो गए? टोटल किंगडम हो गए 3। फर्स्ट है किंगडम प्लांटी एंड सेकंड है किंगडम एनिमेलिया और थर्ड जिसको E.H. हैकल ने 1886 में बनाया था उसका नाम क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा। तो इस तरह से हमारे पास किंगडम कितने हो गए? 1, 2 और 3। इसीलिए इस जगत का नाम रखा गया 3 जगत वर्गीकरण पद्धति, यानी जीवों को 3 जगतों में विभाजित करने की प्रक्रिया। ठीक, 2-3 क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ? कुछ समय और बीत गया। कुछ समय और बीतने के बाद एक ऐसे जीव की खोज हुई जो उन क्या था? तीनों से अलग था। अभी तक 3 मिले हैं आपके पास। कौन कौन से? प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। अब क्या हुआ? एक चौथे जीव की खोज हुई और चौथा जीव इन तीनों से क्या था? भिन्न था। अब जब चौथा जीव इन तीनों से भिन्न था तो इन तीनों में न रख करके एक चौथे जगत बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो उसके लिए क्या किया गया? 1956 में H.F. कोपलैंड के द्वारा 4 जगत वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत की गई। 3 जगत के बाद कितना वर्गीकरण पद्धति आया? 4 जगत वर्गीकरण पद्धति, जिसकी शुरुआत की किसने? H.F. कोपलैंड ने। कब? 1956 में। तो 1956 में H.F. कोपलैंड के द्वारा एक चौथे जगत की शुरुआत की गई और इस प्रक्रिया का नाम रखा गया 4 जगत वर्गीकरण पद्धति, यानी जीवों को 4 जगतों में विभाजित करने की प्रक्रिया। तो ऑलरेडी हमारे पास 3 जगत हैं। कौन कौन से? किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्रोटिस्टा।
तो चौथा जगत किसने जोड़ा? एच.एफ. कोपलैंड ने, और उस चौथे जगत का नाम क्या है? किंगडम मोनेरा। तो हमारे पास जगत कितने हो गए? 4। किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा। 4 जगत हो गए, इसलिए इसका नाम रखा गया 4 जगत वर्गीकरण पद्धति। यानी जीवों को 4 जगतों में विभाजित करने की प्रक्रिया किसने शुरुआत की? एच.एफ. कोपलैंड ने कहा 1956 में। इतना क्लियर? अब आइए हम जानते हैं सबसे सिस्टमैटिक, सबसे व्यवस्थित क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में, जिसका अध्ययन हम अब भी करते हैं, क्योंकि ये तीनों जगत किन्हीं न किन्हीं कारणवश धीरे धीरे खत्म हो गए, और जो अभी तक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चल रहा है वह है 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। ठीक, तो क्या किया गया 1969 में R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा जीवों का एक बहुत ही व्यवस्थित वर्गीकरण की व्यवस्था की गई, जिसको हम 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के नाम से जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति है क्या। तो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति का मतलब है जीवों को 5 जगतों में विभाजित करना। तो अभी तक 4 जगत में हम विभाजित कर चुके हैं, आइए देखते हैं 5वां जगत कहां से आया। तो जो 5वां जगत था वह आया किंगडम प्लांटी से। आर.एच. व्हिटेकर ने देखा कि पौधों में कुछ ऐसे पौधे हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जब कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी, तो उन्होंने जीवों को बांटा था प्लांटी और एनिमेलिया में, यानी पौधे एवं जंतु में। पौधे एवं जंतु में बांटने का जो आधार था वह क्या था? उनके चलने का प्रोसेस, उनके भोजन बनाने का प्रोसेस, उनके रहन सहन के प्रोसेस को देख करके उन्होंने जीवों को 2 भागों में बांटा था, पौधे एवं जंतु में। पौधे क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, और जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी को देखा गया 1969 में भाई R.H. व्हिटेकर। इन्होंने देखा कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो अन्य पौधों की भांति अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो पौधे अन्य पौधों की भांति अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने उनको निकाला और एक चौथे जगत था, एक अलग से जगत बना करके उसमें रख दिया, और उस जगत का नाम रखा गया किंगडम फंजाई, कवक जगत। तो आर.एच. व्हिटेकर ने किस जगत को बढ़ाया? कवक जगत को बढ़ाया, इसको आप किंगडम फंजाई के नाम से जानते हैं। तो 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने जीवों का एक बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही व्यवस्थित क्रम से वर्गीकरण को प्रस्तुत किया, जिसको हम 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया? कोशिका के आधार पर, कोशिकाओं के समूह के आधार पर, जीव की शारीरिक संरचना के आधार पर उनको क्रम से व्यवस्थित किया। कोशिका के आधार पर जीव कितने होते हैं? कोश की 2 कोशिका आप जानते हैं। कोशिकाओं के समूह के आधार पर अगर आप बात करें तो कुछ जीव कोशिका स्तर के हो सकते हैं, कुछ जीव ऊतक स्तर के हो सकते हैं। उनकी शारीरिक संरचना की बात करें तो कुछ जीव एक कोशिकीय बने होते हैं, कुछ जीव बहुकोशिकीय बने होते हैं। तो इसी आधार पर आर.एच. व्हिटेकर ने एक बहुत ही व्यवस्थित ढंग से वर्गीकरण को प्रस्तुत किया, इसलिए आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्गीकरण को आज भी लोग पढ़ते हैं, आज भी आप अध्ययन करते हैं। तो आइए हम देखते हैं आर.एच. व्हिटेकर ने किन किन 5 जगतों को वर्गीकृत किया और कैसे किया। तो मैंने बताया कि उन्होंने क्या किया, एक व्यवस्थित ढंग से कोशिका के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया। सबसे पहले जगत को उन्होंने किंगडम मोनेरा कहा, दूसरे जगत के रूप में इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा को बनाया, और तीसरे जगत के रूप में इन्होंने किंगडम फंजाई को बनाया, जिन्होंने अपने तरफ से बनाया, और चौथे जगत के रूप में किंगडम प्लांटी, और 5वें जगत के रूप में किंगडम एनिमेलिया की शुरुआत की गई। तो आइए हम जानते हैं इनके अंदर हम किस तरह के जीवों का अध्ययन करते हैं। तो किंगडम मोनेरा में
आर.एच. व्हिटेकर ने जिन जीवों को रखा वे एक कोष की प्रोकैरियोट्स थे, क्योंकि आप जानते हैं कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो तरह की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जीव भी दो तरह के होते हैं, कुछ जीव होते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं, और कुछ जीव होते हैं जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यानी उनके जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं वह साइटोप्लाज्म में स्विमिंग करते हुए पाए जाते हैं, फ्री स्विमिंग करते हुए। और जो यूकैरियोटिक सेल्स है इनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जाती है, और जो इनके जेनेटिक मटेरियल्स हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद होते हैं। तो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत कैसे जीवों का अध्ययन किया जाता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, यानी एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीवों का अध्ययन किया जाता है, जिनमें समानतः कौन आता है, जीवाणु आता है, यानी बैक्टीरिया आता है, और कुछ नीले हरे शैवाल आते हैं। ठीक, तो किंगडम मोनेरा में आप किसका अध्ययन करेंगे, जीवाणुओं का अध्ययन करेंगे, एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीवों का अध्ययन करेंगे। सेकंड आपका किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में किसका अध्ययन आप करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में आप एक कोष की यूकैरियोटिक जीवों का अध्ययन करेंगे। सेम इसका डिफरेंस है, किंगडम मोनेरा में एक कोष की प्रोकैरियोटिक, और किंगडम प्रोटिस्टा में किसका अध्ययन करेंगे, एक कोष की यूकैरियोटिक यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाले सेल का, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, तो ये सभी क्या है, प्रोटिस्टा है। तो इसका अध्ययन आप प्रोटिस्टा के अंतर्गत करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में किसका अध्ययन करेंगे, एक कोष की यूकैरियोटिक। अब जो चौथा और तीसरा किंगडम बनाया आर.एच. व्हिटेकर ने प्लांट से निकाल करके, कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं तो पौधे, बट इनमें डिफरेंस क्या है पौधे में, कि पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, उनके पास हरी तलाव पाया जाता है, लेकिन जो फंजाई हैं इनके पास किसी प्रकार का क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी वजह से या सफेद रंग के दिखाई पड़ते हैं, और क्लोरोफिल एब्सेंट होने की वजह से या जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। तो इसमें ऐसे पौधों का अध्ययन किया जाता है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं, अर्थात मृतोपजीवी विधि के द्वारा अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। इसमें आप किसका अध्ययन करते हैं, कवकों का अध्ययन करते हैं। ठीक, अब आ गया किंगडम प्लांटी यानी चौथा किंगडम। इसके अंतर्गत समस्त ऐसे पौधों का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। अब पांचवा जगत आ गया किंगडम एनिमलिया, यानी इसमें समस्त जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, इधर वाले को छोड़ करके। तो क्लियर हुआ, पांच जगत वही कर पद्धत, किंगडम मोनेरा एक कोष की प्रोकैरियोटिक, किंगडम प्रोटिस्टा एक कोष की यूकैरियोटिक, किंगडम फंजाई ऐसे प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, किंगडम प्लांटी वे सारे प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, किंगडम एनिमलिया में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ जीवों के वर्गीकरण की जो प्रक्रिया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड्स के आधार पर जीवों को कितनी जगत में विभाजित किया गया, लास्ट में 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के अनुसार 5 जगतों में विभाजित किया गया। अभी आप और जगत के बारे में भी पढ़ेंगे, छठवां जगत कहाँ से आया, लेकिन आज के वीडियो में बस आप यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप देखते रहिए। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी नए वीडियो की नोटिफिकेशंस हो आप तक पहुंचते रहें। और सबसे खास बात जो आपको करनी है कि आपके जो भी मित्र अगल बगल के लोग लॉकडाउन की वजह से पढ़ने में वंचित हों, उन तक आप वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि आपके साथ साथ वे भी अपने अध्ययन को जारी रखें।